हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू आप लोगों ने रेगुलर तैयार यानी कि रेगुलर आप लोग अपनी पढ़ाई पे लगे हुए होंगे। तो अपनी साइंस की क्लास है और आप सभी लोग जानते हैं कि डेली इस टाइम पे अपनी साइंस की क्लास होती है, जिसमें हम पिछले 10 दिनों से कंटिन्यू अपनी क्लास ले रहे हैं और जिसमें हमने 2 टॉपिक अपने पूरे कर लिए हैं। तो हम अब अपने नए टॉपिक की स्टार्टिंग यहाँ से आज करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो 2 टॉपिक पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई हो कि आपने कंटिन्यू 2 टॉपिक पूरे देखे। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं और अपने नए टॉपिक की शुरुआत, नए टॉपिक की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। चलिए भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और लगभग मान के चलिए कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। जिसे हम क्या नाम देंगे? मानव परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, या फिर हम इसे कह देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अंग्रेजी में इसे बोल दिया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? तो देखो, परि और संचरण, इन 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है आपका ये शब्द। ठीक है, इन 2 छोटे शब्दों से मिलके ये बड़े शब्द का निर्माण किया गया है। और इसी शब्द के अर्थ को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा कि ये टॉपिक असल में हमसे कहना क्या चाहता है, क्या कुछ इस टॉपिक में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, परि का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और संचरण का मतलब होता है घुमाना या फिर चारों तरफ फैलाना। ठीक है, चारों तरफ फैलाना, फैलाना। तो हमारा वो शरीर का तंत्र जो रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में फैलाने का काम करता है, शरीर के वो अंग जो ब्लड को हर एक नस तक, हर एक कोशिका तक, हर एक ऊतक तक ले जाने का काम करते हैं, उस तंत्र को हम क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अब देखो, ये जो परिसंचरण तंत्र है, किसने ढूंढा था सबसे पहले कि भाई साहब मनुष्य कोई होता है उसके अंदर भी खून का एक निश्चित प्रवाह होता है। क्योंकि हमारा टॉपिक होगा, क्या है हमारा टॉपिक? मानव परिसंचरण तंत्र। हमें दूसरे जीवों का परिसंचरण नहीं पढ़ना, हमें केवल किसका पढ़ना है? ह्यूमन का पढ़ना है, मानव का पढ़ना है। अब सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले हमको ये बताया था कि भाई साहब मनुष्य का परिसंचरण तंत्र क्या होता है, खुला है कि बंद है, किस तरह से उसके शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर लेता है, इस तरह की सारी बातें किस इंसान ने की थी? तो हम बात करें कि मानव परिसंचरण की खोज किसने की थी? मानव परिसंचरण की खोज। ठीक है, तो इसकी खोज की थी आपके विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे। और इसी साइंटिस्ट ने 1628 ईस्वी में सबसे पहले हमारे सामने ये प्रस्तुत किया था कि मनुष्य जो होता है उसका रक्त पूरे शरीर में एक निश्चित क्रम, निश्चित समय के अनुसार और निश्चित एक दाब के अनुसार क्या करता है? मूव करता है, गति करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की? तो किसने खोजी थी? विलियम हार्वे ने। अब आगे देखो भाई, आगे देखो, अब हमारी प्रकृति की हम बात करें तो हमारी प्रकृति में 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमें तो केवल मनुष्य का पढ़ना है, पर हमें यह भी तो पता होना चाहिए मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कौन सी प्रकार का होता है। तो आपकी प्रकृति में परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपके आसपास पाया जाएगा। एक तो होता है जिसे बोलेंगे बंद सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर आप बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। और दूसरा होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आप बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र। अब कहोगे बंद और खुले में क्या मतलब है?
अब रक्त तो सबकी नसों में बहना ही है, तो वो भी क्या खुले और बंद रूप में बहता है? तो देखो बिल्कुल खुले और बंद रूप में भी रक्त बहता है। अब देखो इन दोनों तंत्रों में फर्क क्या है? दोनों में रक्त समान रूप से बहेगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें रक्त बहता है तो उसमें कुछ और बहता है, बहेगा दोनों में रक्त ही। परंतु फर्क क्या है? बंद परिसंचरण में रक्त के बहने का एक निश्चित पथ होता है और रक्त सदैव किसी ना किसी वाहिनी के अंदर से होके गुजरेगा। यानी रक्त खुली रूप में नहीं बहेगा, सीधा अंगों के संपर्क में नहीं जाएगा, रक्त अलग अलग धमनी या शिराओं के माध्यम से संबंधित अंग तक जाएगा और फिर वहीं से किसी दूसरी शिरा के माध्यम से वहां से वापस लाया जाएगा। यानी रक्त खुली अवस्था में नहीं बहता, धमनी और शिराओं के माध्यम से यानी वाहिनियों के माध्यम से बहता है। तो इसके अंदर आप लिख लेंगे कि रक्त वाहिकाओं के द्वारा बहता है। ठीक है, वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। ठीक है, ठीक है, वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है, वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। और खुला परिसंचरण तंत्र, इसका क्या होता है? इसमें रक्त जो होगा वो नसों के माध्यम से, धमनी के माध्यम से, शिरा के माध्यम से नहीं बहेगा, बल्कि स्वतंत्र रूप से मुक्त रूप से बहता है। किसी भी रक्त किसी भी हृदय के अंग की किसी भी अंग की तरफ उसका बहाव कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे रक्त क्या होगा? रक्त वाहिनियों के बिना, रक्त वाहिनियों के बिना मुक्त रूप से बहता है। ठीक है, मुक्त रूप से बहता है। खुली रूप में बहेगा, यानी हृदय से सीधा रक्त निकाल दिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है किसी अंग को रक्त ज्यादा मिल जाए और किसी अंग को कम मिले। यहाँ पे रक्त जिस अंग को जितनी जरूरत है उतना ही उसको पूर्ति करी जाती है। यानी यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आपके अगर यहाँ बात की जाए तो आपके जो रक्त का प्रवाह होता है वो उसकी एक निश्चित मात्रा होगी। यानी जिस अंग को जितना चाहिए उस अंग के पास उतना ही खून जाएगा। और वहां पे क्या हो जाता है, कभी कभार किसी अंग को खून की पूर्ति ज्यादा हो जाती है और किसी अंग को खून की पूर्ति कम होती है। अब आपको बस याद क्या रखना है कि कौन से जीव है हमारे जिनका परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होगा और किन जीवों का परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं, मोस्टली आपके जैसे मनुष्य हो गया स्तनधारी वर्ग के प्रत्येक जीव का परिसंचरण तंत्र होगा बंद परिसंचरण। अरे आप खुद ही मान लो, मनुष्य कैसा है? मनुष्य किस श्रेणी का जीव है? मनुष्य भी तो एक मतलब आप सभी जानते हो स्तनधारी वर्ग में आता है। और हमारा खून नसों में से बहता है कि मुक्त बहता है? आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, धमनी और शिराएं हमारे शरीर में होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। यानी मनुष्य का परिसंचरण तंत्र होता है अपना बंद परिसंचरण तंत्र। और मनुष्य किस जीव का प्राणी है? स्तनधारी वर्ग में आने वाला एक जीव होता है हमारा मनुष्य। तो आप ये चीज लिख लेंगे कि हमारा जितने भी कशेरुकी हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है मैक्सिमम, ठीक है, सर्वाधिक कशेरुकी जीव जो अपने होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सब का शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र उनके शरीर में पाया जाएगा। आगे चल के पढ़ोगे, जब जंतु जगत आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उस टॉपिक में आप पढ़ोगे एक संघ होता है जिसे कहा जाता है मोलस्का। मोलस्का संघ के जीवों में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। एक होता है आपका ऑर्थोपोडा, एक होता है आपका ऑर्थोपोडा। इन सारे जीवों के अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र। और मनुष्य हमारा किस श्रेणी का जीव है? कशेरुकी श्रेणी का जीव होता है। ठीक है, अब देखो अगर बात की जाए कि ये वाले जो जीव हैं हमारे, खुला परिसंचरण तंत्र किन के अंदर पाया जाएगा, तो इसमें आपको एक तो उदाहरण याद रखना है। इसमें आपको उदाहरण याद रखना है जितने भी अपने एनिलिडा वर्ग के जीव होते हैं, एनिलिडा
एनीलिडा जो होंगे उनका परिसंचरण तंत्र पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। और इसका एक फेमस सा एग्जाम्पल होता है जो कई बार के एग्जाम में आ चुका है, जिसे कहा जाएगा कॉकरोच। जिसे क्या कहा जाता है? कॉकरोच। यानी कॉकरोच है तो अपने आर्थ्रोपोडा संघ का, परंतु एक अपवाद के रूप में काम करता है। आर्थ्रोपोडा संघ का होने के बाद भी उसका परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, यानी स्वतंत्र रूप से रक्त उसके शरीर में बहता है। तो आप ये दो चीजें आप याद रखेंगे। अब आपको बस एक शब्द याद रखना है कि मनुष्य आता है कशेरुकी वर्ग में, और कशेरुकी वर्ग के शरीर में कौन सा परिसंचरण तंत्र है? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। अब यहां से हम बात करेंगे आपके बारे में कि भाई मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मानव के परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, तो मानव का परिसंचरण तंत्र, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, मनुष्य का परिसंचरण तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से अंग है जो इसका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस शरीर के तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आएंगे, कौन कौन से अंग है जो इसके अंदर आते हैं। चलिए भाई, ये रेड कलर दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है भाई? चलो भाई, तो देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर हमारा आता है हृदय। इसके अंदर सबसे पहले तो आएगा हमारा हृदय, ह्यूमन हार्ट। दूसरा इसके अंदर आता है हमारा ब्लड, हमारा रक्त। और तीसरा इसके अंतर्गत आता है हमारी शिराएं, धमनियां, और जिन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? वाहिनियों के अंतर्गत। वाहिनियों के अंतर्गत। तो हृदय, रक्त और वाहिनियां, ये तीनों चीजें मिलकर आपके परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। और हम यहाँ पे इस टॉपिक के दौरान हम पढ़ेंगे अपने हृदय के बारे में और वाहिनियों के बारे में, क्योंकि रक्त के बारे में अलग से पूरा अलग टॉपिक करके पूरा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी इस टॉपिक के अंतर्गत हम ब्लड को नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आपका हृदय। ठीक है, मानव का हृदय, हार्ट, ह्यूमन, हार्ट ऑफ ह्यूमन, मानव के हृदय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कुछ यहाँ पे तथ्यात्मक चीजें करेंगे, वन लाइनर, जहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक हो जाते हैं, सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मानव का हृदय होता है एक मांसपेशीय अंग। कैसा अंग है? मांसपेशीय अंग होता है। ठीक है, मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग क्यों है? क्योंकि आपका हृदय मांसपेशियों से बना हुआ है। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मानव का हृदय किससे बना है? मांसपेशियों से बना है। और मांसपेशियों से बना हुआ है तो फिर इसीलिए उसको हमने क्या बोल दिया? मस्कुलर ऑर्गन या फिर मांसपेशीय अंग। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हृदय का वजन कितना होता है? हृदय में वजन कितना होगा? तो ध्यान रख लेंगे, पुरुष और महिला के हृदय में वजन में भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। पुरुषों के शरीर के अंगों का भार महिलाओं के शरीर के अंगों के मुकाबले थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है, थोड़ा सा वजनी पड़ जाता है। तो पुरुष का जो हृदय है वो होता है 280 से 350 ग्राम के बीच में। ठीक है, पुरुषों के ब्रेन हार्ट का वजन कितना है? 280 से 300 ग्राम। और अगर बात की जाए महिला की, तो महिला का हृदय थोड़ा सा हल्का होता है, 230 से लेके 280 ग्राम के बीच वजन होता है किसी भी महिला के हृदय का। अब आप बोलोगे मैम हमसे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछेगा, हमको तो एक एवरेज बता दो, एक औसत बता दो कि औसत वजन कितना होता है। तो औसतन मानव के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। और ज्यादातर एग्जाम में औसत वजन ही पूछा जाता है। बाकी मैं आपको दोनों बता के चल रही हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए भविष्य में किसी एग्जाम में आपसे सेपरेट पुरुष का पूछ लिया जाए, महिला का पूछ लिया जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि किस में कितना होता है और औसतन वजन मानव के हृदय का कितना होता है। अब देखो, आगे देखो, आगे देखेंगे हृदय की स्थिति क्या है, कहाँ पे स्थित होता है ये हृदय, किधर इसकी लोकेशन होती है।
तो हृदय की स्थिति कहाँ है सबसे पहले? तो हृदय की स्थिति से लेकर भी अलग अलग 3 तरह के ऑप्शंस आपको दे सकता है, ठीक है। अलग अलग स्थिति है हृदय, यानी हृदय है तो अपने ही स्थान पे, पर उसकी स्थिति को 3 तरह से दर्शाया जा सकता है। पहली स्थिति आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि हमारा हृदय होता है वक्ष गुहा में स्थित। कहाँ? वक्ष गुहा में, और जिसे आप बोल सकते हो चेस्ट कैविटी, जिसे कहा जा सकता है चेस्ट कैविटी, यानी ह्यूमन का हार्ट चेस्ट कैविटी में स्थित होता है। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है वो उदर गुहा में या फिर वक्ष गुहा में, ठीक है। इस तरह से करके वो आपको ऑप्शन दे सकता है। तो पहले तो पता होना चाहिए आपका हृदय वक्ष गुहा में स्थित हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इसकी स्थिति आपसे पूछ सकते हैं पसलियों के पीछे स्टर्नम आप जानते हो ना, जैसे ये आपकी एक हड्डी होती है, छाती में होती है, जिसे उरोस्थी हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्टर्नम। इसके दोनों तरफ आपकी 12 जोड़ी पसलियां निकली हुई होती हैं। 12 जोड़ी पसलियां आपकी इस तरफ निकली हुई होती हैं। आपकी इसी उरोस्थी के पीछे की तरफ आपका हृदय स्थित होता है। इसके पीछे आपका हृदय, मान के चलिए यहाँ से आपका हार्ट स्थित होता है, ठीक है, यहाँ स्थित होता है। आपके हृदय का बाईं तरफ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा होता है, दाईं तरफ झुकाव कम होता है। इसी कारण आपको आपका हार्ट आपके बाईं तरफ धड़कता हुआ महसूस होता होगा। तो दूसरी इसकी स्थिति हो सकती है कि पसलियों व उरोस्थी के पीछे, ठीक है, पसलियों व उरोस्थी और उरोस्थी को ही अंग्रेजी में बोल सकते हैं स्टर्नम, इसी को बोल सकते हैं आप लोग स्टर्नम। पता आपको होना चाहिए कि उरोस्थी को ही स्टर्नम भी बोला जा सकता है के पीछे, ठीक है। ये आपको इसकी स्थिति, दूसरी स्थिति आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि दूसरी स्थिति इसकी कहाँ पे होती है, ठीक है। तीसरी स्थिति कहाँ होगी? तो तीसरा आपको बोल सकते हैं, अब देखो आपकी छाती में, आपके फेफड़ों और आपके हृदय के यहाँ, यानी यहाँ से जो एक जगह होती है जिसे खाली जगह बोला जाता है, यहाँ थोड़ी खोखली सी जगह होती है, यहाँ पे थोड़ी खाली सी जगह होती है, जिसे मीडिया स्टेनम कहा जाता है, जिसे कहेंगे मीडिया स्टेनम। तो उसी खाली जगह में आपका हृदय स्थित होता है। इसीलिए इसकी तीसरी स्थिति हो सकती है कि मीडिया स्टेनम, कि आपका हृदय मीडिया स्टेनम में स्थित है, मीडिया स्टेनम में स्थित है। अब ऑप्शन आपको वो तीनों में से किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गुहा में कौन सी में? वक्ष गुहा में, पसली और उरोस्थी के पीछे, और कहाँ पे? मीडिया स्टेनम में। और आपके हृदय का कुछ भाग, यानी आपके हृदय का कुछ भाग, आपका हृदय है बंद मुट्ठी का, और आपका हार्ट जो होता है वो बंद मुट्ठी का होने के कारण, मान लो ऐसे आपका हार्ट है, बंद मुट्ठी के आकार का है, यूं रखा हुआ है, आपके हार्ट का कुछ भाग आपके बाएं फेफड़े के अंदर धसा हुआ होता है, और उसके धसने से वहां पे गड्ढेनुमा संरचना बन जाती है, जिसे हृदय खांच कहा जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीडिया स्टेनम में खाली जगह में तो स्थित है, पर खाली जगह में स्थित होने के साथ साथ वो और क्या बनाता है? तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि बाएं फेफड़े में हृदय खांच में स्थित होता है, ठीक है। या फिर आप लिख लेंगे बाएं फेफड़े में हृदय खांच, जिसे आप कार्डियक नोच भी कह सकते हो, कार्डियक नोच, ठीक है, कार्डियक नोच स्थित होता है, ठीक है। इतनी सारी स्थिति आपको मैं बता चुकी हूं। अब चाहे किसी भी तरह एग्जाम में आ जाए, आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके हृदय की स्थितियां हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाई साहब आकार कैसा है, हृदय का आकार कैसा है? तो आकार आपको पता है बंद मुट्ठी जैसा, ठीक है, बंद मुट्ठी जैसा। बंद मुट्ठीनुमा आकार का आपका हृदय आपके वक्ष गुहा में स्थित होता है, पाया जाता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। अब अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे कि आपका हृदय जो होता है
आपके हृदय को चारों तरफ से सुरक्षा देने के लिए, ताकि बाहर से कभी चोट लगे, बाहरी आघातों से आपके हृदय को बचाने के लिए एक झिल्ली होती है जो आपके हृदय के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। उस झिल्ली को क्या कहेंगे? उस झिल्ली को क्या कहेंगे? यानी आपके हृदय का आवरण बनाने वाली झिल्ली। आवरण तो आप समझ रहे होगा ना, कवर बनाने वाली। आवरण, हृदय का आवरण क्या कहलाता है? वो कौन सी झिल्ली है जो हृदय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक लेयर बनाने का काम करेगी? तो भाई साहब, इस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम। इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम हृदय के चारों तरफ पाई जाती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी एक अकेली झिल्ली नहीं होती। ये झिल्ली दो छोट पतली पतली झिल्लियों से मिलकर बनी हुई, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ, उसके बीच में थोड़ी सी खाली जगह होती है। तो दो अलग अलग झिल्लियां मिलकर पेरिकार्डियम का निर्माण करती हैं। और उन दो झिल्लियों के नाम क्या है? एक का नाम है सिरोज और दूसरी का नाम होता है फाइब्रस। ठीक है, सिरोज और आपकी फाइब्रस, सिरोज और आपकी फाइब्रस। ठीक है, अब देखो, जैसे समझ के चलिए, मैं आपको जैसे समझाती हूँ। ये आपका हृदय है, मान लो अपना लोकल हृदय हम कुछ इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, वैसे बंद मुट्ठी के आकार का होता है, पर मान के चलो हम अपना नॉर्मल समझाने के लिए अपने हार्ट की शेप कुछ ऐसी लेके चलते हैं। आपके हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली बनी हुई होगी जो इसे सुरक्षा देगी ताकि बाहरी आघातों से हार्ट बचा रहे। तो ये पहली झिल्ली है, ये दूसरी झिल्ली है, और इसके बीच में भरा रहता है फ्लूइड, इसके बीच में भरा रहता है द्रव भरा रहता है। जो द्रव, अब आप सबको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लोगे कि किसी भी तरल पे जब कोई प्रेशर लगाया जाए तो वो तरल इक्वली अपने प्रेशर को हर दिशा में फैला देने का काम करता है। यानी बाहर से अगर हार्ट पे कोई प्रेशर लगाया जाए तो बाहरी झिल्ली पे जैसे ही इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट फिर किस पे पड़ेगा? लिक्विड पे। वो लिक्विड उस प्रेशर को अलग अलग दिशा में फैला देगा, जिसके कारण उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी और अंदर हार्ट तक वो प्रेशर पहुंच नहीं पाएगा, हार्ट आपका रह जाएगा सुरक्षित। तो आपको अब यहाँ से ये पढ़ना है, सिरोज और फाइब्रस, ये जो अपनी दो लेयर होती हैं जिनसे पेरिकार्डियम बना होता है, इनके ठीक बीच में एक द्रव भरा होता है, इनके ठीक बीच में एक द्रव भरा होता है और उसी द्रव का नाम होता है पेरिकार्डियम द्रव। ठीक है, इसी द्रव का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। तो आपसे पूछा जाए पेरिकार्डियम द्रव कहाँ पाया जाता है, तो हृदय के चारों तरफ आपकी पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? पेरिकार्डियम द्रव। अब ये द्रव करता क्या है? बाहरी दाब से हृदय को सुरक्षा देता है। ठीक है, बाहरी दाब से हृदय को सुरक्षा देता है। ठीक है, आप यूं समझ लीजिए, मान लीजिए मैं किसी दीवार में मुक्का मारूं। ठीक है, मैं किसी दीवार में मुक्का मार रही हूं, तो जब मैं दीवार पे मुक्का मारूंगी और मेरे और दीवार के बीच में कोई भी चीज नहीं है, तो आप देखोगे मुझे चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर दीवार और मेरे मुक्के के बीच में मान लो कोई चीज रख दी जाए, कोई थर्मोकोल की शीट रख दो, कोई तकिया रख दो, यानी कोई चीज आप रख दोगे, तो मैं जितना प्रेशर उसके ऊपर लगाऊंगी आप देखोगे अब मेरे पे उतना चोट मेरे को नहीं लगेगी, क्योंकि बीच में एक ऐसी चीज आ गई है जिसने उस प्रेशर को कम कर दिया है, उस प्रेशर को फैला दिया है। वही चीज है कि आपके हार्ट की दोनों झिल्लियों के बीच में जो ये द्रव पाया जाता है, ये द्रव बाहर से आने वाले प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फैला देता है, जिसकी वजह से जो भी चोट है वो हमारे हृदय को डैमेज नहीं कर पाती। हमारा हार्ट वैसे भी मांसपेशियों से बना हुआ बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत ही नरम ऑर्गन है, और अगर उस ऑर्गन को इस तरह से बार बार के इफेक्ट उसको डैमेज करेंगे तो फिर समस्याएं आएंगी ही आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आपके हृदय के बारे में बात करते हैं। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि भाई साहब हृदय का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी होगी, यानी किस शाखा के अंतर्गत हम अपने हृदय के बारे में पढ़ेंगे,
तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, कार्डियक शब्द जहां मिल जाए कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट से जुड़ा हुआ होगा। और किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको देखने को मिलेगा लॉजी। ठीक है, लॉजी। तो हार्ट का अध्ययन करने वाली शाखा को आप बोलेंगे कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम मानव हृदय का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, मानव हृदय का अध्ययन करते हैं। मानव का हृदय बात तो कर ही चुके हैं, किसके अंतर्गत आता है भाई साहब, मानव का परिसंचरण तंत्र किसके अंतर्गत आएगा, तो बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये बात हम लिख लेंगे कि मानव का परिसंचरण तंत्र बंद व दोहरा होता है। ठीक है, बंद व दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र होता है। अब देखो एक तथ्य और लिख लीजिएगा, आपके शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, यानी तंत्रिकाएं उन तक आएंगी, उन्हें कब क्या रिएक्शन देना है, कब उनको अपना काम करना है, ये तंत्रिकाओं पे निर्भर करता है। परंतु आपके शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनको तंत्रिकाएं नियंत्रित नहीं करती, जो खुद अपनी ही मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किए जाती हैं। उसी आधार पे आपके अंगों को भी दो भागों में बांटा गया है। तंत्रिकाओं के द्वारा जो नियंत्रित किए जाएंगे उन्हें बोला जाएगा न्यूरोजेनिक अंग, और जो आपके मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे उन्हें आप बोलेंगे मायोजेनिक अंग। अब आपका हृदय जो होता है, आपका हार्ट जो होता है, आपका हार्ट जो होता है उसको उसी की मांसपेशियां, यानी आपके हृदय में जो धड़कन बन रही है वो उसकी खुद की मांसपेशियों के सिकुड़ने से और फैलने से बन रही है। आप सो रहे हो तो भी आपका हृदय काम कर रहा है। आदमी अगर कोमा में चला गया तो भी उसका हृदय काम कर रहा है। आदमी को अगर लकवा लग गया, आदमी पैरालिसिस हो गया, यानी कि शरीर के आधा अंग डैमेज हो चुका है, आधा शरीर काम ही नहीं कर रहा, और किसी की पूरी बॉडी को भी लकवा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, तो यानी आदमी के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा, उसके बाद भी उसका हृदय धड़क रहा होता है। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि आपके हार्ट की मांसपेशियों को उसकी खुद की, यानी वो खुद अपने आप को रेगुलेट करते हैं, ब्रेन की सेल्स या फिर आपकी कोई तंत्रिकाएं उनको रेगुलेट नहीं करती। तो यहां से आप लिख लेंगे कि हृदय एक मायोजेनिक अंग है। ठीक है, हृदय एक मायोजेनिक, ठीक है, मायोजेनिक अंग होता है। मायोजेनिक अंग होता है, अपनी ही मांसपेशियों के द्वारा कार्य करेगा, अपनी ही मांसपेशियों के द्वारा इस पे नियंत्रण किया जाएगा, किसी और का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मायोजेनिक का मतलब लिख लेंगे मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित। ठीक है, मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित, इसी कारण इसको बोलेंगे हम मायोजेनिक अंग। ठीक है, मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होगा। तो यहां तक आप लोगों को अपने हार्ट से संबंधित लगभग जितने भी तथ्य वन लाइनर की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि आपका हार्ट कहाँ पे है, कितना वजन है, कौन सी झिल्ली उसे सुरक्षा देगी, ये सब तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और लिख लेंगे हम यहाँ पे एक चीज और हम लिख लेंगे कि हृदय का 75 से 80%, 75 से 80% भाग किस दिशा में, किस फेफड़े की तरफ होता है, दाएं, आपके मतलब झुका किस तरफ है, बाएं फेफड़े की तरफ। यानी कि आपके हार्ट का 75 से 80% भाग का झुकाव होता है बाएं फेफड़े की तरफ, और बचे हुए 20 से 25% भाग का झुकाव होता है दाईं तरफ। अब ज्यादा झुका किस तरफ है, बाईं तरफ, इसी कारण आपको आपका हार्ट बाईं तरफ धड़कता हुआ महसूस होता है। तो हृदय का 75 से 80% भाग किस दिशा में होगा, आपके बाएं फेफड़े की तरफ। ठीक है, भाग होगा बाएं फेफड़े की तरफ। ठीक है, बाएं फेफड़े की तरफ होता है।
और इसका बचा हुआ 20 से 25% भाग, 20 से 25% भाग दाएं फेफड़े की तरफ होता है। ठीक है, दाएं फेफड़े की तरफ होता है। अब आप में से कुछ लोगों के आसपास आपने देखे होंगे, रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों का हार्ट आपको बाईं तरफ ना झुकता धड़कता दिख के आपको दाईं तरफ ही धड़कता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगेगा कि उसका हृदय इधर ना धड़क के इधर धड़क रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, उसका हृदय कहीं गलत जगह पे है अपनी सही जगह पे। बस यूं समझ लीजिए, हार्ट उसका झुकाव जो इस तरफ ज्यादा होना था, उसका झुकाव थोड़ा इस तरफ हो गया, उससे उसके हृदय की कार्य प्रणाली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो चीज पहले की तरह वैसे ही चलती रहेगी, वही उसकी हार्ट बीट होगी, वही उसके हृदय का पंपिंग सिस्टम होगा, वही उसकी धमनियां होंगी, वही शिराएं होंगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बस थोड़ा सा हृदय का झुकाव दाईं तरफ ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको आपका हार्ट या तो ठीक बीच में धड़कता हुआ महसूस होगा या फिर उसको अपनी दाईं तरफ धड़कता महसूस होगा। इससे उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज समझ के आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेंगे इस बात का कि ऐसा हो रहा है तो टेंशन की बात है। ठीक है, वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अब हम अपने हृदय के थोड़े से बारे में और बात करेंगे, यानी हार्ट के बारे में, संरचना के बारे में तो बात कर चुके हैं। अब इस टॉपिक में आप एक बात समझ लीजिएगा, हम दो शब्दों का यूज बार बार करेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? तो आप समझ लेंगे वो रक्त जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी उस ब्लड को हम क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त, या फिर बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस रक्त में आपको ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी उस रक्त को आप क्या नाम देंगे? अशुद्ध रक्त। तो इसमें आपको किसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी? CO2 की मात्रा अधिक आपको देखने को मिलेगी। अब यानी बार बार जहां पे भी हम शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त की बात करें तो आप समझ जाना, शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन ज्यादा और अशुद्ध रक्त का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। तो ये चीजों का ध्यान आप जरूर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार अब हम आगे चल के इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये चीज उम्मीद करती हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो, जैसे मान लो ये आपका हृदय है। ठीक है, ये आपका हृदय हम बना रहे हैं समझाने के लिए। आपके हृदय का आकार हम ऐसा बनाएंगे जो लगभग आप लोगों ने कभी ना कभी देखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने बचपन से हम इसी हार्ट को समझते आ रहे हैं कि मानव का हृदय कुछ इस प्रकार का होता है। अब मानव का जो हृदय होता है, मानव के हृदय के ठीक बीच में एक झिल्ली होती है, जो झिल्ली मानव के हृदय को 4 हिस्सों में बांटने का काम करती है। 4 हिस्सों में बांटेगी, यानी कि 4 कक्षों का निर्माण कर देती है। ठीक है, 4 हिस्सों में बांटती है। तो देखो, ये जो बीच वाली है, ये जो बीच में आपको एक हड्डी दिख रही है, बीच वाली हड्डी, इस हड्डी को बोला जाता है आप लोगों का सेप्टम। इसका नाम होगा सेप्टम। सेप्टम, और सेप्टम के आने से आपका हृदय अब 4 हिस्सों में बट गया। ये जब नहीं थी तो आपका हार्ट केवल 2 ही उनमें बटा हुआ था, आलिंद और निलय। परंतु जैसे ही ये आपके हार्ट में डेवलप हो जाती है, उसके बाद आपका हार्ट 4 चैम्बर में बट जाता है, 4 कक्ष में बट जाता है। कौन कौन से कक्ष में? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो यानी यहां से आपको एक तो ये तथ्य याद रखना है कि हृदय को 4 कक्ष में कौन सी आपकी मसल्स बांटती है। 4 कक्ष में बांटने का काम कौन करेगी? कौन बांटती है भाई? सेप्टम। कौन बांटेगी? सेप्टम। ठीक है, सेप्टम इसे 4 हिस्सों में बांटने का काम करती है। अब इसके कारण आपके हृदय में कक्ष कितने बन जाएंगे? कक्ष की संख्या हो जाएगी 4। इन 4 में से 2 तो होंगे आपके आलिंद, 2 तो होंगे आपके
आलिंद, और आलिंद को ही हम बोलते हैं ओरिकल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिकल, या फिर इसको एट्रियम भी कहा जा सकता है। तो ओरिकल, एट्रियम, आलिंद ऊपर वाला हिस्सा, और दो होते हैं आपके निलय, दो होते हैं आपके निलय, जिन्हें आप बोलेंगे वेंट्रिकल, जिन्हें आप क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। तो ओरिकल, दो वेंट्रिकल, यानी दो आलिंद और दो निलय, चार कक्ष किसी भी मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं। और चार कक्षों का निर्माण कौन सी मसल्स के द्वारा होता है, सेप्टम के द्वारा, क्योंकि भी हार्ट में हड्डियां नहीं होती, हार्ट तो पूरा का पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, तो उसमें जिस भी चीज का निर्माण होगा वो सारी की सारी मांसपेशीय अंग ही होंगे। तो बीच में जो सेप्टम है वो खुद एक क्या है, एक मसल्स है। ठीक है, एक मसल होती है। तो अपने कक्ष कितने हैं, चार कक्ष हैं। अब आपके हृदय का देखो, अब अगर आपके हार्ट की बात की जाए तो आपके हृदय का ये वाला हिस्सा, इसे आप बोलेंगे उसका बायां भाग, और इसे आप बोलेंगे उसका दायां भाग। तो हमेशा आपके हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहेगा और बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहेगा। तो ये बात हम लिखेंगे, हृदय की दाईं तरफ, दाईं तरफ कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो दाईं तरफ कौन सा रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त, और बाईं तरफ कौन सा पाया जाएगा, शुद्ध रक्त। बाईं तरफ कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ये क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हृदय के कौन सी तरफ, किस दिशा में शुद्ध रक्त बहेगा और किस तरफ अशुद्ध बहेगा। अभी आप बस ये ध्यान रख लो कि आपके हार्ट की हमेशा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड यानी बाईं साइड बहेगा शुद्ध रक्त और दाईं साइड बहेगा अशुद्ध रक्त। आगे जब पूरा डिटेल से इसमें करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है कि दाईं साइड शुद्ध नहीं बह, दाईं साइड आपका हमेशा बहता है कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त, और बाईं साइड शुद्ध रहता। कारण क्या है उस चीज का, तो उसका कारण अपनी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, जब हम अपने हार्ट के बारे में और अच्छे से डिटेल से, अपने हृदय के बारे में, सारी धमनियों के बारे में, सारी शिराओं के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अपनी आज की क्लास में आप लोगों को हार्ट के बारे में वन लाइनर काफ़ी सारे तथ्यात्मक क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो फिर विदा लेते हैं आपसे आज, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, और आपके हार्ट के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे और आगे उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।